हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का क्लास 12 का हिंदी का महामैराथन, जिसका मैंने एक कोटेशन दिया है, सपना देखना अच्छी बात है पर सपने को देखकर सो जाना गलत बात है। भाई, सपना सभी लोग देखते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको मुकम्मल पूरा कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं पूरा कर पाते हैं। तो हकीकत यही है कि सपना देखिए अच्छी बात है, लेकिन सपने को देख करके अपने सपने के अनुसार काम करिए, ये तो सही रहेगा। अगर सपना देखते हैं, सो जाते हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं ढंग का, तो ये गलत बात है। चलिए हम लोग सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं। एक चीज़ कहना चाहेंगे दोस्तों कि यदि अभी तक आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आगे से आपको सारे वीडियो प्रोवाइड होते रहें, सारे महामैराथन क्लास आपको प्रोवाइड होते रहें। दोस्तों, एक बात और कहना चाहेंगे, आने वाले संडे को मेरा इंग्लिश का महामैराथन क्लास आएगा और इस बात की पूरी गारंटी देते हैं कि जितना ग्रामर मैं एकदम यूनिक वे में पढ़ाऊंगा, उतना बेहतरीन ग्रामर आप कभी पढ़े नहीं होंगे। एकदम यूनिक वे में, ट्रिकी माध्यम से ग्रामर आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आप अपने बोर्ड एग्जाम में कर सकें। चलिए समय नहीं गवाएंगे, सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं। खंड ब, इससे पहले मैं 50 नंबर का पढ़ा चुका हूं। अगर अभी तक आप वो 50 नंबर का फर्स्ट पेपर नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर के आसानी से देख सकते हैं। चलिए, खंड ब भी 50 नंबर का आता है और इसको देखते हैं। संस्कृत गद्य से 7 नंबर का आता है दोस्तों। संस्कृत गद्य से संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए 7 नंबर का आता है। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, मात्र 4 लेसन आप देख लीजिए, आप आसानी से पहचान जाएंगे और संदर्भ लिखना सीख जाएंगे तो आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का अनुवाद करने के लिए आता है। तो 2 नंबर का संदर्भ कैसे आप पहचानेंगे? देखिए दोस्तों, किसी भी लेसन में या किसी भी गद्यांश में अगर आपको सरसम शब्द मिल जाए, भारत देशः शब्द मिल जाए, संस्कृत साहित्यम शब्द मिल जाए, वाल्मीकि शब्द मिल जाए, तो एक बात याद रखिएगा कि वह संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ होगा। और ये श्योर है कि इससे हर साल बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का जरूर आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे 7 नंबर का आना ही आना है। फिर अगर मान लीजिए इससे नहीं आता है तो या तो अगर मान लीजिए आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ लेसन से आता है तो या तो इसमें याज्ञवल्क शब्द दिया होगा या तो मैत्रेयी शब्द दिया होगा। तो या तो याज्ञवल्क या तो मैत्रेयी शब्द दिया है तो वह आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ शब्द होता है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ होगा। अगर जातक कथा से दिया है तो या तो उसमें चतुष्पदा शब्द दिया होगा, या तो सिंहम शब्द दिया होगा, या तो उल्लुक शब्द दिया होगा। तो कौन सा लेसन होगा? जातक कथा। और अगर महामना मालवीय पाठ से दिया गया है तो या तो उसमें महामना शब्द होगा, या तो समान अधिकारः शब्द होगा, या तो कारागारी शब्द होगा। तो ये आपका लेसन बनेगा महामना मालवीय पाठ। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आप पाठ को पहचान लिए तो संदर्भ कैसे लिखेंगे ये जानिए। मान लीजिए आपने पहचान लिया कि संस्कृत भाषा या महत्वम का है, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इसका संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया। एक बात और कि अनिवार्य संस्कृत में राइटर नहीं होते हैं, लेखक नहीं होते हैं, तो लेखक का नाम नहीं लिखा जाता। एक बार और आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे मान लीजिए संदर्भ कैसे लिखेंगे, आप मान लीजिए जान गए कि जातक कथा लेसन से है, तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत में संकलित जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक तो होते नहीं हैं, तो लेखक लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर मान लीजिए संदर्भ लिखना तो हम लोग जान गए, ठीक है, तो कैसे हम अनुवाद लिखेंगे? हम आपको आज वर्तमान समय में अभी कुछ पैसेज पढ़ाएंगे, कुछ संस्कृत के पैसेज पढ़ाने जा रहे हैं अर्थ के साथ। उसको आप बेहतर तरीके से अपने जो भी किताब लाए होंगे उसमें टिक कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपना किताब संस्कृत का लेकर के बैठ जाइए, मैं आपको कुछ पढ़ाने जा रहा हूं। उन पैसेजों को आप देख लीजिए, आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे दोस्तों, आप सबसे पहला पाठ निकाल लीजिए, संस्कृत भाषा या महत्वम। जब आप संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ निकालेंगे तो उसमें जरा देखिएगा, कह रहा है संस्कृत भाषा या महत्वम में गद्यांश नंबर 2, उसमें जब आप देखेंगे तो क्या कह रहा है? संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणंचम सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितम श्रुति मार्धन्यं च वर्तते किं बहुनाम चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशी किंचिदन्यते मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचनां संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यात् तादृशी दया दानं शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनन्यं संजान्यते। दोस्तों, ये वाला जो पैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए लगभग 99% उम्मीद रहेगा कि यही हूबहू पैसेज आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। इसका अर्थ समझ लीजिए, कह रहा है
कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणचम सुनिश्चितम। संस्कृत का जो साहित्य है वह सरसम, सरसम मतलब सरल है, सुनिश्चित है, और इसका जो व्याकरण भी है वो भी सुनिश्चित है। फिर वो आगे कह रहा है, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्ये भावबोध सामर्थ्यम अद्वितम श्रुति मार्धन्यंच वर्तते। इसके गद्य एवं पद्य में लालित्य भाव अभिव्यक्ति की शक्ति श्रुति मार्धन्यंच है, यानी इसके गद्य में भी और इसके पद्य में भी इसके भावबोध और लालित्य की जो श्रुति है वह विद्यमान है। फिर वो आगे कह रहा है क्या, किम बहुनाम चरित्र निर्मार्थम यादृशी सत्प्रणाम संस्कृत वांग्मयम ददाति न तादृशी किंचिन दनते। और क्या कहा जाए, और क्या कहा जाए इससे ज़्यादा दोस्तों कि किम बहुनाम चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रणाम संस्कृत वांग्मयम ददाति न तादृशी किंचिन दन्यते। कह रहा है कि और क्या कहा जाए, और क्या कहा जाए, यानी संस्कृत जो है चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की ज्ञान देती है, जिस प्रकार की प्रेरणा देती है, वैसा कोई दूसरा साहित्य हमें प्रेरणा प्रदान नहीं करता। फिर वो आगे कह रहा है, मूलभूतानाम मानवी गुणानाम यादृशी विवेचनाम संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यात तादृशी। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य के जो मूलभूत गुण होते हैं, जो मूलभूत मानव के गुण होते हैं, वह संस्कृत साहित्य में ही मिलता है, वैसा कहीं भी मूलभूत मानवीय गुण किसी दूसरे साहित्य में प्राप्त नहीं होता है। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य आचार्य गुणः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजान्यते। कह रहा है कि दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना और क्षमा तथा अन्य गुण संस्कृत साहित्य में विद्यमान होते हैं। दोस्तों एक बार इस पैसेज को जाने से पहले, बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले इस पैसेज को जरा सा एक बार जरूर देखिएगा। और इसी लेसन में एक और पैसेज है उसको भी देख लीजिए एक बार। जैसे है क्या, संस्कृतस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकूल गुरु कालिदास अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवि अस्वेकेयः ग्रंथरत्ने अद्यापनि पाठकानां हृदय विरजान्ते इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं समन्या वदन्या च यतो भारतमाति स्वतन्त्र्यं गौरवम् अखण्डतव्यं संस्कृतमिकतञ्च संस्कृतन्येव सुरक्षितं सकन्यते इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतां श्रेष्ठा अस्ति ततः सुशिष्टम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवाड़ भारती इति। दोस्तों ये वाला जो पैसेज है और भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सा अर्थ देख लीजिए। कह रहा है संस्कृतस्य साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि। संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि थे वो वाल्मीकि जी, महर्षि व्यास जी, कवि कुल गुरु कालिदास जी और भास भारवी जी महाकवि, सभी लोग इसी संस्कृत का जो ग्रंथ रत्न है इसे पढ़े और अपने हृदय में आज भी इसे विराजते हैं, अपने हृदय में इसे आज भी रखे हुए हैं। फिर वो आगे कह रहा है वंदनीय अध्यापने पाठनव्य हृदय विराजन्ते इयं भाषा अस्माकं मातृसमं समन्या वंदनीया च यतो भारत मातुः स्वतंत्रव्यम गौरवम अखंडतव्यम। कह रहा है कि हमारे लिए यह भाषा माता के सदृश सम्माननीय और वंदनीय है। और क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, अखंडता और प्रतिष्ठा विराजमान है। फिर वो आगे कह रहा है कि इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनताम श्रेष्ठा चास्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है और इसी पे एक सूक्ति कही जाती है, क्या, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवाड़ भारती इति, कि सभी भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत भाषा मानी जाती है। ये दो पैसेज जो दोस्तों संस्कृत भाषायाम महत्वम से है, इन दो पैसेजों को बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक नज़र जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला एक पैसेज है जातक कथा का, वो बहुत ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उसे देख लेते हैं। जातक कथा से जो पैसेज है कह रहा है क्या, अतीते प्रथम कल्पे जना एकम भीरूपम समाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्ण पुरुषम राजानम कुर्वनम चतुष्पदा अपि सन्निपत्यम एकम सिंहम राजानम कुर्वनम ततः शकुन निगिड़ा हिमवती प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्ति मनुष्ये राजा प्रज्ञाते तथा चतुष्पदेश अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति अराजको वासो नाम वर्तते एको राजा स्थाने स्थापतितव्यः इति उक्तवन्तः अतः ते परस्परवलोकवन्तः एकमूलकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते इत्यावोचन्। दोस्तों ये वाला जो पैसेज है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा अतीते प्रथम कल्पे, कह रहा है प्राचीन काल के प्रथम युग में एकम भीरूपम सौभाग्य प्राप्तम, लोगों को एक विद्वान और सौभाग्यशाली सर्वगुण संपन्न पुरुष को लोगों ने क्या किया, राजा बनाया। कह रहा सर्वकारी पुरुषम राजाना मुकुरमन चतुष्पदा अपि सन्निपत्यम एकम सिंहम राजाना मुकुरमन। चौपाइयों ने भी एक शेर को राजा बनाया, प्राचीन काल में एक बुद्धिमान आदमी को राजा बनाएगा, जबकि जो चतुष्पदा थे, जो चौपाई थे, जो जानवर थे, उनमें भी एक शेर को राजा बना दिया गया। फिर क्या कह रहा है, तथा शकुन निगड़ा ही मोते प्रदेशे कस्मिन पाषाणे सन्निपत्य मनुष्य राजा प्रज्ञात थे। तब जो हुआ क्या कि उसके बाद हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर जितने भी पक्षीगण थे वह एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद उन्होंने कहा कि मनुष्यों में राजा जाना जाता है
जानवरों में भी राजा जाना जाता है, किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है। कह रहे हैं अस्माकं पुनमंत्री राजा नास्ति, हमारे बीच कोई राजा नहीं है। राजको वासो नाम न वर्तते, और बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापित इति उक्तवन्ते, और एक ने कहा कि हमें राजा के पद पर किसी एक को बैठाना चाहिए, किसी एक को राजा बनाना चाहिए। वह जो भी नियम कानून बनाएगा उसी के अनुसार राज्य का संचालन किया जाएगा। इति उक्तवन्त अथ ते परस्पर लोकवन्ति एक मूलकम दृष्ट्वा अयम न रोचते इत्यावचन। और तत्पश्चात सब जो जितने भी लोग थे सब एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक इंसान, एक जो पक्षी था वह एक उल्लू को देख करके कहता है यह मुझे पसंद है, यह राजा बनने के लायक है। ये वाला पैसेज बहुत ज़्यादा बार पूछता है दोस्तों। इसी में एक 4 लाइन और भी है, उसको देख लीजिए। इन 4 पैसेजों को आप देख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपका 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। कह रहा है अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम कुर्वनम मत्स्या आनंद मत्स्यम शकुनय सुवर्ण हंसम तस्य पुनः सुवर्ण हंस राज्य से दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत स तस्य वरमदात यतसा आत्मनिश्चित रुचितम स्वमिनम वृणयात इति। क्या कह रहा है कि अतीते प्रथम कल्पे, प्राचीन काल के प्रथम युग में चतुष्पदा सिंहम राजानम कुर्वन, पशुओं ने जो थे वो शेर को राजा बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को राजा बनाया। फिर उसके बाद कह रहा है शकुन्या सुवर्ण हंसम, और जो पक्षी थे वह सुवर्ण हंस को राजा बनाए। तस्य पुनः सुवर्ण हंस से दुहिता हंस पोतिका अति रूपवती आसीत, और जो सुवर्ण हंस की पुत्री थी जिसका नाम हंस पोतिका था वह बहुत ही ज़्यादा रूपवती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। स तस्य वरम दात यतसा आत्मनिश्चित रूपम स्वामिनाम वृणयात इति। उसको एक वरदान दिया गया था, पिता ने वरदान दिया क्या कि वो अपने मन पसंद चाहे तो किसी को भी अपना वर अपने पति के रूप में क्या कर सकती है, चुन सकती है, उसे प्राप्त कर सकती है। ये वाला पैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पढ़ाया। फिर आप निकाल लेंगे महामना मदन मोहन मालवीय का एक लेसन, उससे एक पैसेज बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। वो कौन सा पैसेज है उसे देख लीजिए। कह रहा है कि हिंदी संस्कृत भाषा आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकारः आसीत्, हिंदी हिंदू हिंदू स्थानामुत्थानाय अयं निरन्तरं प्रयत्नं करोत्, सचैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति, अतः श्री मालवीयः वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयं संस्थापनं करोत्। यहाँ तक दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, अर्थ जान लीजिए। कह रहा है क्या, हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकारः आसीत्, हिंदी जो है संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार रखती है। हिंदी जो भाषा है जैसे संस्कृत भाषा है, जैसे अदर भाषाएं हैं, उसी तरीके से हिंदी भी भाषा समान अधिकार रखती है। फिर वो आगे कह रहा है क्या, हिंदी हिंदू स्थाना मुत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम करोत। कह रहा है हिंदी हो या हिंदुस्तान के उत्थान के लिए निरंतर बहुत सारे प्रयास किए गए। शिक्षैव देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेत, यतः श्री मालवीय वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम करोत। और शिक्षा ही समाज में नव प्रकाश का उदय करता है, इसीलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। यहाँ तक दोस्तों बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन 4 पैसेजों को अगर आप देख लेते हैं तो आपका 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक 7 नंबर का हम लोगों ने पढ़ लिया संस्कृत के गद्य से। तो आप एक बात समझिए, जिस तरीके से संस्कृत के गद्य से एग्ज़ाम में 7 नंबर का आता है, उसी तरीके से संस्कृत के पद्य से भी 7 नंबर का आता है। और ये गारंटी है कि ये जो लेसन आपको दिख रहा है सुभाषित रत्नान, जिसमें 14-15 श्लोक हैं, अगर आप उनको प्रिपेयर कर लें तो आपका 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको सुभाषित रत्नान पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सुभाषित रत्नान लेसन निकाल लीजिए किताब में और उसको देखिए और समझिए, क्योंकि अगर आप समझेंगे, वो कहते हैं ना कि सुनी हुई चीज़ें इंसान को ज़्यादा दिनों तक याद रहता है, पढ़ी हुई चीज़ें कुछ समय तक याद रहती हैं। जैसे फिल्म आप देख लेते हैं तो वो याद हो जाता है उसकी स्टोरी, उसी तरीके से कोई चीज़ अगर सुनेंगे तो वो कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है। तो सुभाषित रत्नान एक चैप्टर निकाल लीजिए और उसके श्लोकों को पढ़ लिया जाए, जिससे आपका 7 नंबर कोई डाउट ना हो, क्लियर हो जाए। देखिए सुभाषित रत्नान में जो सबसे पहला श्लोक है वो कह रहा है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्य तस्मादति सुभाषितम। बहुत ही बेहतरीन श्लोक। और क्या कह रहा है कि भाषासु मुख्या, सभी भाषाओं में सबसे मुख्य भाषा, मधुर भाषा, दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है। पहले लाइन का अर्थ क्या है दोस्तों, सभी भाषाओं में सबसे मुख्य भाषा, दिव्य भाषा, मधुर भाषा वह संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादति सुभाषितम, और इसके जो काव्य हैं वह और ज़्यादा मधुर हैं, और इसके काव्य से भी अधिक मधुर इसके सुभाषित वचन हैं। फिर से देख लीजिए दोस्तों कि सभी भाषाओं में सबसे मुख्य भाषा, सबसे मधुर भाषा, सबसे दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है, और इसका काव्य बहुत ज़्यादा मधुर है, लेकिन इसके काव्य से भी ज़्यादा मधुर इसके सुभाषित वचन हैं।
फिर दूसरा श्लोक देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन श्लोक है। कह रहा है सुखार्थिनो कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा तजेत विद्याम, विद्यार्थी वा तजेत सुखम। बेहतरीन श्लोक कह रहा है सुखार्थिनो कुतो विद्या, सुख भोगने वाले को विद्या कहाँ मिलती है। जो इंसान सुख भोगना चाहे उसे विद्या कहाँ प्राप्त होगी। कुतो विद्यार्थिनम सुखम, और एक विद्यार्थी को सुख कहाँ प्राप्त होता है। सुख भोगने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या को भोगने वाले को सुख कहाँ। एक विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी वा तजेत विद्याम, एक सुख भोगने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी वा तजेत सुखम, एक विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुख भोगने वाले को विद्या कहाँ, और एक विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख भोगने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और एक विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा श्लोक देख लीजिए, जल बिंदु निपातेन कर्मशतः पुर्यतः घट स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। कह रहा है कि जल बिंदु निपातेन कर्मशः पुर्यतः घट, जिस प्रकार बूंद बूंद जल गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार इंसान के पास धैर्य होना बहुत आवश्यक है। अगर इंसान को धन प्राप्त करना है, धन की प्राप्ति चाहिए, धर्म की प्राप्ति चाहिए, तो उसे धैर्य होना, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आप सुने होंगे कि बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी तरीके से इंसान को पॉपुलरिटी, इंसान के पास धन धीरे धीरे आता है। शॉर्टकट होता है धन कमाने के लिए, लेकिन वह अच्छा रास्ता नहीं होता। फिर वो आगे कह रहा है, चौथा श्लोक देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। क्या कह रहा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, कह रहा है कि बुद्धिमान लोगों का जो समय होता है वह काव्य शास्त्रों को पढ़ने में होता है, उसकी चर्चा करने में होता है। जितने भी बुद्धिमान लोग होते हैं वो अच्छी अच्छी किताबों को, काव्यों को, शास्त्रों को पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते हैं। जबकि व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रयान कलहेन वा, जबकि जो मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में, झगड़ा झंझट करने में ख़त्म हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि बुद्धिमान लोगों का जो समय होता है वह काव्य शास्त्रों के आनंद में, पढ़ने में व्यतीत हो जाता है, जबकि मूर्खों का समय बुरी आदतों में, सोने में और झगड़ा झंझट में व्यतीत हो जाता है। फिर अगला पांचवा श्लोक देखिए क्या कह रहा है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कह रहा है कि न तो इसे चोर चुरा सकता है, न तो राजा इसे छीन सकता है, न भाई इसे बांट सकता है, इसका बंटवारा कर सकता है। कह रहा है कि न चोर चुरा सकता है, न राजा इसे जबरदस्ती छीन सकता है, न भाई इसका बंटवारा कर सकता है, और न ही यह किसी पे बोझ बनता है। विद्या एक ऐसा धन है जिसे जितना खर्च करेंगे उतना ही यह निरंतर बढ़ता चला जाता है। फिर अगला देखिए दोस्तों, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज्यतादेशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। कह रहा है क्या, परोक्षे प्रियवादिनम, पीठ पीछे मीठा मीठा बोलने वाले दोस्त का, कह रहा है क्या, सॉरी, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम, मुख पर मीठा मीठा बोलने वाले और पीठ पीछे आपका काम नष्ट करने वाले दोस्त का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए, उसी प्रकार बहिष्कार कर देना चाहिए। वज्रता दिशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार आपको पता चले कि यह जो घड़ा है, दूध से भरे घड़े पर विष लगा है, जहर लगा है, तो जिस प्रकार से आप उस घड़े को छोड़ देते हैं, उसी तरीके से ऐसे मित्र का साथ छोड़ देना चाहिए जो आपका क्या करे, मुख पर मीठा मीठा बोले और पीठ पीछे आपके कार्य को क्या करे, नष्ट करे, बर्बाद करे। ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। फिर अगला क्या है, उदेति सविता ताम्रस्त्राम एवास्तमेति च समतो च विपत्ति च महताम में एक रूपता। कह रहा है कि सूरज जिस प्रकार से उदय होने पर लाल दिखाई देता है और जब वह डूबता है तभी भी लाल दिखाई देता है, उसी तरीके से जो विद्वान महापुरुष लोग होते हैं, चाहे उनके पास इस संपत्ति आए तो विपत्ति आए तो वह हमेशा दोनों परिस्थितियों में एक जैसा रहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। कभी भी देखिएगा आधुनिक समय में जिसके पास धन दौलत आ जाता है वह अहंकार में आ जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन इस श्लोक से हमें ये सिखाया जा रहा है, हमें सूरज की किरणों से सीखना चाहिए कि जब सूरज आसमान में निकलता है तभी भी लाल होता है, डूबता है, उदय होता है तो लाल, सूर्यास्त होता है तो लाल। जब सूरज अपना नेचर नहीं बदलता तो हम जैसे तुच्छ मानव को अपना नेचर नहीं बदलना चाहिए, अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। चाहे वो संपत्ति आए या विपत्ति आए, दोनों परिस्थिति में बिल्कुल एक जैसा रहना चाहिए। फिर वो आगे कह रहा है कि विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्या कह रहा है कि विद्या विवादाय धर्म मादाय,
जितने भी लोग जो मूर्ख लोग होते हैं उनके पास अगर विद्या आ जाए तो वह वाद विवाद के लिए होता है। धनम मादाय, अगर धन आ जाए तो वह दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए होता है। वह ताकत दिखाते हैं, अपनी शक्ति का पथ प्रदर्शन करते हैं। अगर उनके पास धन आ जाए तो शक्ति का पथ प्रदर्शन, अगर उनके पास ताकत हो जाती है तो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। जबकि इसके विपरीत खलस्य साधु विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, जबकि इसके विपरीत अगर एक साधु के पास विद्या आती है तो वह विद्या ज्ञान देने के लिए होती है। एक साधु के पास अगर धन आ जाता है तो वह दान देने के लिए होता है। एक साधु के पास अगर ताकत होती है तो वह किसी की रक्षा करने के लिए होती है। फिर इसी के बाद अगला श्लोक देखेंगे। अगला श्लोक क्या है? कह रहा है सहसा विद्धति न क्रियां विवेक परम पदापदम वृणेतु हे विमस्य रूप कारणम गुणलोब्धा स्वमेव संपदः। क्या कह रहा है कि सहसा विद्धति न क्रियां विवेक परम पदापदम। कह रहा है कि बिना सोचे विचारे जब कोई इंसान कार्य करता है, अज्ञान में कार्य करता है, तो उसका कार्य क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक से आप ये सीख रहे हैं कि बिना सोचे विचारे जब कोई भी आदमी अपने कार्य को करेगा तो वह नष्ट हो जाएगा, जबकि सोच विचार कर काम करने वाले इंसान का काम क्या होता है? पूर्ण हो जाता है, अच्छे ढंग से होता है, सही तरीके से होता है। तो किसी भी इंसान को सोच विचार करके काम कर लेना चाहिए। फिर 10वां श्लोक देखिए दोस्तों। कह रहा है वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि लोकतरणाम चितांसी को न विज्ञात महत्। कह रहा है कि असाधारण पुरुष अर्थात महापुरुष के वज्र से भी कठोर हृदय को कौन नहीं जानता। यानी जो असाधारण महापुरुष होते हैं उनका वज्र जैसा जो कठोर हृदय है, उस हृदय को कौन नहीं जानता। अर्थात सभी लोग जानते हैं कि जो महापुरुष होते हैं बाहर से बिल्कुल कठोर दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल कोमल होते हैं। फिर वो आगे कह रहा है क्या? प्रीणति च सुचरितः पित्रम स पुत्रो यदि भर्ती एव हितमिच्छति तत् कलहत्रम तन्मत्रि मापदि सुखे च समक्रियम यदि यत्र तम्बे जगति पुण्यकृतो लभन्ते। कह रहा है क्या? प्रीणाति यह सुचरिते पितरम सपुत्रो। कह रहा है कि अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न रखने वाला इंसान, अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न रखने वाला इंसान, और कह रहा है कि पति का हित चाहने वाली पत्नी, और दुख में हमेशा एक जैसा रहने वाला इंसान, इन तीनों की प्राप्ति बड़े सौभाग्यशाली इंसान को होता है। यानी अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को जो खुश कर दे। ठीक है। फिर इसके बाद वो कह रहा है कि एक ऐसी पत्नी जो अपने पति का भला चाहे, और एक ऐसा इंसान जो हर सुख और दुख में एक जैसा व्यवहार करे, इन तीनों इंसान का जीवन में मिलना समझिए किसी पुण्य से कम नहीं है। ये तीन इंसान आपको जीवन में बड़े कम मिलेंगे। किसी की पत्नी अच्छी है तो उसका पिता नहीं अच्छा है, किसी का पिता अच्छा है तो उसकी बीवी नहीं सही है। तो ये तीनों इंसान सौभाग्यशाली इंसान को ही मिलता है। एक और है, एक नहीं दो, श्लोक नंबर 13 और श्लोक नंबर 14, 12 बहुत कम बार पूछा जाता है। तो श्लोक नंबर 13 और 14 देख लीजिए। कह रहा है क्या? व्यतीश जति पदार्थांतर कोवपि हेतु न खलि बहिरुपाधानि प्रत्यय संश्रयन्ते विकसति ही पतंगस्योदय पुंडरीकम द्रवति च हिमरस्य मवदुगते चंद्रकांतः। कह रहा है कि पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। मतलब अगर दो इंसान को मिलना हो, किसी लड़की या लड़के को मिलना हो, तो दूसरे इंसान के कहने पे नहीं मिलेंगे। उनका जब दिल करेगा एक दूसरे को बातचीत करने के लिए तभी करते हैं। कह रहा है कि दो लोगों को मिलाने के लिए आंतरिक कारण ये होता है, कोई बाह्य कारण नहीं होता, बाहरी कारणों से निर्भर नहीं होता। प्रेम जो है आंतरिक कारण पे निर्भर होता है। जिस प्रकार से कमल जो है सूर्य के उदय होने पर खिलता है, चंद्रकांता मणि चंद्रमा के उदय होने पर खिलता है, उसी तरीके से किसी इंसान का दिल अगर किसी इंसान पे आता है तो उसकी अंतरात्मा खुश है, तभी उस इंसान का हृदय किसी दूसरे इंसान पर आता है। और लास्ट श्लोक जो आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। कह रहा है कि निंदति नीति निपुणा यदि वा स्तिवंत लक्ष्मी समाविशति गच्छति वा यथेष्टम अद्येव वा मर्मस्ति युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। क्या कह रहा है कि निंदति नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्ति, कि नीति में दक्ष लोग निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी उनके पास आए या चली जाए, ठीक है, मरण यानी मरना उनका आज हो या युगों बाद हो, वो कभी भी अपने न्याय पथ से विचलित नहीं होते। दोस्तों जितना श्लोक मैंने आपको पढ़ाया, आप इतने श्लोक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका सुभाषित रत्नानी जो है 7 नंबर का आएगा, आप आसानी से कर जाएंगे। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों उसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उसी क्रम में जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो चूँकि मैंने आपको 7 नंबर का संस्कृत गद्य से पढ़ाया, 7 नंबर का संस्कृत पद्य से पढ़ाया, अभी 36 नंबर का और चीज़ें आपको पढ़ना है 36 मार्क्स का, तो जिसमें 2 नंबर का आता है मुहावरा। तो 2 नंबर का मुहावरा मैंने आपको 25 मुहावरा लिखा है जो इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आता है। आप इतना प्रिपेयर कर लीजिए, 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कुछ लिखा है,
मुहावरे में कि सावन हरे न भादो सूखे। सावन हरे न भादो सूखे का अर्थ होता है एक जैसा रहना, हमेशा एक जैसा रहना। जैसे पूछ लेता है कि दिए गए मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग करने के लिए एक एक नंबर का, एक नंबर अर्थ लिखने के लिए, एक नंबर वाक्य प्रयोग करने के लिए। तो मैंने अर्थ लिख दिया, आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि सुधीर हमेशा एक जैसा रहता है। किसी भी विषम परिस्थिति में उसका जो व्यवहार है, उसका जो नेचर है, एक ही जैसा होता है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला है कान पर जूं न रेंगना। कान पर जूं न रेंगने का मतलब होता है फर्क न पड़ना। आप कुछ भी कहते रहिए, किसी को कोई फर्क न पड़े, उसी को कहते हैं कान पर जूं न रेंगना। अगला गले का हार बनना। गले का हार बनने का मतलब बहुत प्रिय लगना या बहुत प्रिय होना। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। बहुत फेमस कोटेशन है ये, हाथ कंगन को आरसी का। तो इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जो सही है वो सही है, उसे बहुत ज़्यादा प्रमाणिकता देने की आवश्यकता नहीं है। अगला है दाल में काला होना। दाल में काला होना का मतलब होता है गड़बड़ होना, कुछ खराब होना। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब ज्ञान कम दिखावा ज़्यादा। जिसके पास ज्ञान कम होता है वो दिखावा ज़्यादा करता है। ज्ञानी पुरुष को आप कभी भी देखिएगा वो बोलता कम है, काम ज़्यादा करता है, बोलता कम है। यानी बोलने का काम कम, करने का काम ज़्यादा वो करता है, बोलता ज़्यादा नहीं है। उसी को कहते हैं अधगल। जो ज़्यादा, जिसके पास ज्ञान कम रहता है वो ज़्यादा बोलता रहता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करेगा कुछ नहीं। उसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। और आप जानते हैं कि इस पे सूट करता है ना। अगला है का वर्षा जब कृषि सुखाने। का वर्षा जब कृषि सुखाने, इसका जो अर्थ होता है ये कई बार पूछा है। समय बीत जाने के बाद सहायता करना व्यर्थ है। जय का वर्षा जब कृषि सुखाने, पूरा खेत सूख गया तो बरसने के बाद कोई फायदा है नहीं। तो समय बीत जाने के बाद सहायता करने से कोई फायदा नहीं है। किसी को प्यास लगी है, तड़प रहा है, वो मर रहा है, वो मर जाए और फिर आप पानी ला करके दीजिए, तो वहीं पे ये एग्जाम्पल शूट कर सकता है भाई कि का वर्षा जब कृषि सिखाने, प्यास से तड़प तड़प के बेचारा मांग रहा था, पानी नहीं दिए, मरने के बाद ले गए पानी, तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई मोल नहीं है। अगला आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ने का मतलब होता है विपत्ति आना। किसी के घर मान लीजिए कोई डेथ हो जाता है तो लोग कहते हैं उनके ऊपर आसमान टूट पड़ा, मतलब उनके घर पर बहुत बड़ा विपत्ति आ गया। अगला लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना का मतलब कठोर परिश्रम करना, एकदम खूब मेहनत करना, वही होता है लोहे के चने चबाना। अपनी अपनी डफली अपना अपना राज। इसका अर्थ होता है सबका अपने मन के अनुसार चलना। जितने भी लोग हैं अपने अपने मन के अनुसार काम करें, उसी को कहते हैं अपनी अपनी डफली अपना अपना राज। अगला ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना लोग कहते हैं, अक्सर कर इस मुहावरे का प्रयोग लोग गांव में इस्तेमाल करते हैं। लोग कहते हैं तुम्हारे ईंट से ईंट हम बजा दें, ऐसे पूरा भोजपुरी लैंग्वेज में कहते हैं। मतलब ईंट से ईंट बजाने का मतलब सब कुछ नष्ट कर देंगे, पूरा बर्बाद कर देंगे, नस्ता नाबूद कर देंगे। अगला नाक में नकेल डालना। आप कभी किसी देखिएगा घोड़े को चाहे किसी को भी, भैंस को देखिएगा, जब वो मैनेज नहीं कर पाते हैं लोग तो उसके नाक में एक रस्सी डाल देते हैं, मतलब लगाम लगाना, उस पर लगाम लगाते हैं। ठीक है, ये होता है। होश उड़ जाना। होश उड़ जाने का मतलब होता है बहुत डर जाना। अगर किसी का होश उड़ जाए किसी चीज़ को देख करके अचानक से, तो डर जाता है। अगला आंखें चार होना। आंखें चार का मतलब होता है आमने सामने होना। किसी को देख लें तो आंखें चार हो गए। कभी बहुत सारे गाने भी लिखे हैं, तुम्हें देखा तो आंखें चार हो गई। ठीक है, मतलब किसी को आमने सामने देखना, इसी को बोलते हैं आंखें चार होना। अब ऐसा नहीं किसी की आंखें चार हो जाती हैं, आंखें दो ही हैं, किसी को आमने सामने देखेंगे तो वही होता है आंखें चार होना। अगला है आंखों में खून उतर आना। आंखों में खून उतर आने का मतलब होता है क्रोध करना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। अगला समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इसका अर्थ होता है जो समर्थ है उसमें कोई दोष नहीं होता। जितने लोग समर्थवान होते हैं उसमें कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं होता। अगला आगे नाथ न पीछे पगा, खा मोटा के भैनी गधा। ये पूरा है इसका। आधे पूछता है आगे नाथ न पीछे पगा का मतलब होता है बंधन रहित, आज़ाद, एकदम फ्री, जिसके अंदर कोई बंधन ही नहीं है, बंधन रहित होता है वो। अगला टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होने का मतलब बहुत कठिन कार्य। टेढ़ी खीर का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य। मुंह फुलाना मतलब गुस्सा करना। हाथ पीले करना मतलब विवाह करना, शादी करना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका सेंस है अपने फायदे के लिए काम करना। अपना फायदा हो रहा है, बाकी किसी का फायदा हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगला है जले पर नमक छिड़कना। तो जले पर नमक छिड़कने का मतलब क्या होता है भाई? जले पर अगर किसी को नमक छिड़कने तो उसको और ज़्यादा क्रोधित कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित कर, भड़का रहे हैं। टका सा जवाब देना का मतलब था इनकार करना, मना करना। किसी को आप तुरंत जवाब, भाई कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप तुरंत उस पर फट से बोल दे रहे हैं, तो इनकार करना, मना करना। मक्खन लगाना। मक्खन लगाना मतलब चापलूसी करना, पालिश लगाना। बहुत सारे लोग होते हैं जाके पालिश लगाते रहते हैं, चापलूसी करते रहते हैं, वही होता है मक्खन लगा रहे हैं। आप भी कभी कभी इस्तेमाल करते, देखो देखो सर मक्खन लगा रहे हैं, इस तरीके का होता है, उसी को कहते हैं चापलूसी करना। अगला पानी पानी होना। बहुत बार पूछता है शर्मसार होना।
पानी पानी होने का मतलब तो एकदम शर्मसार होना। तो चलिए दोस्तों, एक चीज़ जैसे कहना चाहेंगे भाई कि हमारे कोचिंग सेंटर में जो लड़की टॉप की थी हिंदी के एग्ज़ाम में, तो उसके लिए एक प्राइज़ आया है। अब प्राइज़ दे दिया जाए। फ़ोटो खींच लो भाई, कौन है, आ जाओ, खींचे खींचे, जल्दी खींचे, जल्दी करिए क्योंकि लाइव चल रहा है ना। हो गया। ये जो लड़की अभी फर्स्ट प्राइज़ पाई है उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे। 2 शब्द ये है कि बिजली चमकती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठे तो दिन रात बदल देती है, और जब बेटियां कुछ करने को ठान लें तो देश का इतिहास बदल देती हैं। बंद करिए। हो गया। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि जब उसी कड़ी में आप आगे बढ़ेंगे तो अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है शब्द युग्म से। शब्द युग्म से 2 नंबर का आता है, और जितना मैंने बोर्ड पे लिखा 22, अगर आप इसको प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। जैसे शब्द युग्म में क्या है, नीर नीड, तो नीर का अर्थ होता है दोस्तों जल, नीड का अर्थ होता है घोंसला, यही पूछता है। और मल्टीपल चॉइस में पूछता है, मल्टीपल चॉइस मतलब 4 ऑप्शन में पूछता है, तो इसलिए अर्थ आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। कपिस, कपिस देखिए थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, मात्राओं का अंतर है तो अर्थ चेंज हो जा रहा है। जैसे कपिस का अर्थ होता है मटमैला, कपिस का अर्थ होता है बानर या सुग्रीव कह सकते हैं, ठीक है। अगला अब्ज या अब्द, अब्ज का अर्थ होता है कमल, अब्द का अर्थ होता है वर्ष। हरि हर, हरि का अर्थ होता है विष्णु, और हर का अर्थ होता है शंकर। तरड़ी तरुड़ी, तरड़ी का अर्थ होता है नौका, तरुड़ी का अर्थ होता है युवती, लेडीज जिसे आप कहते हैं। स्वर्ण सवर्ण, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, सवर्ण का अर्थ होता है उच्च जाति। श्रवण श्रवण, श्रवण का अर्थ होता है कान, और श्रवण का अर्थ होता है भिक्षु, जो भीख मांगते हैं लोग, ठीक है। कपट कपाट, कपट का अर्थ होता है दोस्तों धोखा, कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। अम्बुज अम्बुद, अम्बुज का अर्थ होता है कमल, अम्बुद का अर्थ होता है बादल। सूर सूर, इस सूर का अर्थ होता है वीर, और इस सूर का अर्थ होता है सूर्य। वात बात, वात का अर्थ होता है हवा, बात का अर्थ होता है बातें। तुरंग तरंग, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, तरंग का अर्थ होता है दोस्तों लहर। पुरुष परुष, पुरुष का अर्थ होता है नर, जिसे मेल कहते हैं, ठीक है। परुष, परुष मतलब होता है कठोर। द्वीप द्वीप, इस द्वीप का अर्थ होता है हाथी, और इस द्वीप का अर्थ होता है टापू, जैसे आप आइलैंड कहते हैं। अगला दिन दिन, दिन का अर्थ होता है दिवस, और इस दिन का अर्थ होता है निर्धन, गरीब। तरड़ी तरुड़ी, तरड़ी का अर्थ होता है नौका, तरुड़ी का अर्थ होता है सूर्य। कूल कूल, इस कूल का अर्थ होता है वंश, और इस कूल का होता है कि किनारा। अगला अविराम अविराम, अविराम का अर्थ होता है लगातार, और अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। अंश अंश, अंश मतलब होता है कंधा, और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा। कंकाल कंगाल, कंकाल का अर्थ होता है हड्डी का ढांचा, और कंगाल का अर्थ होता है निर्धन। अवलंब अविलंब, अवलंब का अर्थ होता है सहारा, और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। अम्ब अम्बु, अम्ब का अर्थ होता है पानी, अम्बु का अर्थ होता है माता। ठीक इसी तरीके से जब आप अगले क्रम में बढ़ेंगे तो इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा अपठित गद्यांश का। एक ऐसा गद्यांश जिसे आप पढ़े नहीं होंगे, वो गद्यांश देगा, उसके नीचे 3 प्रश्न रहेंगे 5 नंबर का। अब आप बहुत आसान है दोस्तों, उसमें कुछ पूछता नहीं है, संदर्भ नहीं आता उसका। जैसे एक गद्यांश दे दिया, कोई भी गद्यांश एक आ सकता है। अब कौन सा गद्यांश आएगा कुछ कोई नहीं जानता, क्योंकि पाठ का नाम ही है अपठित गद्यांश। तो अपठित मतलब कहीं से आ सकता है, वो 4 का, क्लास 4 का हो सकता है, क्लास 7 का हो सकता है, बीए का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट ये हिंदी में है, कहीं से भी आ सकता है। उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उन क्वेश्चनों का आंसर उसी गद्यांश में दिया रहता है, उसका आंसर ढूंढ करके छाट करके लिखना होता है। ये 5 नंबर का होता है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि आप वहीं ढूंढ करके लिख पाते हैं। लाइन मैच कर लीजिए, लाइन मैच करके लिख दीजिए। 5 नंबर का है तो 5 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 3.5 4 4.5 नंबर आप आसानी से पा जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए उसी क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो सामान्य हिंदी होते हैं, सामान्य हिंदी में 2 नंबर के आते हैं, एक शब्द के 2 अर्थ। और ये वाला जो पोर्शन लिखे हैं दोस्तों, जो भी बच्चे साहित्यिक हिंदी के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए ये पोर्शन नहीं है, उनके लिए ये वाला पोर्शन है संधि, ठीक है। तो पहले तो एक अनेक शब्दों के एक शब्द के 2 अर्थ देख लीजिए। विधि, विधि का मतलब होता है तरीका या प्रकार। मित्र का मतलब होता है सूर्य या दोस्त। गुण का मतलब होता है रस्सी या विशेषता। पत्र का मतलब पत्ता या चिट्ठी। तीर का बाण या सीमा। अंबर का आकाश या वस्त्र। काल का अर्थ होता है समय या मृत्यु। शिव का महादेव या कल्याण। हरि का अर्थ होता है सर्प विष्णु। वर का वरदान या दुल्हा भी कह सकते हैं, श्रेष्ठ भी होता है। द्विज का ब्राह्मण वैश्य।
राग का प्रेम, आसक्ति, पतंग का सूर्य, पतंगा, हलधर का होता है किसान, बलदाऊ, अज का ईश्वर या बकरी भी कह सकते हैं, रघु के पुत्र, चपला, चपला ये बहुत फेमस है, पूछा जाता है, बिजली, लक्ष्मी, कुल का संपूर्ण और वंश होता है, नाग का सर्प और हाथी होता है। इसी क्रम में अगर साहित्यिक हिंदी वाले बच्चे देख रहे हों तो वो संधि जरूर देख लें, क्योंकि 3 नंबर का उनमें संधि आता है और ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से 3 आता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप देख लीजिए, कवि और इंद्र मिलके बनता है कविंद्र, गिरि प्लस ईशः मिलके बनता है गिरीशः, नग प्लस इंद्र मिलके बनता है नगेंद्र, रमा ईशः मिलके बनता है रमेशः, मत प्लस एक्य मिलके बनता है मतक्य, यद प्लस अपि मिलके बनता है यद्यपि, अन प्लस वयः मिलके बनता है अन्वयः, ने प्लस अनम मिलके बनता है नयनम, अभ्युदय अर्थात अभि प्लस उदय मिलके बनता है अभ्युदय, नय प्लस अकह मिलके बनता है नायकः, औ प्लस अकह मिलके बनेगा पावकः, दोध प्लस धा मिलके बनता है दोग्धा, ओ प्लस अनह मिलके बनता है पवनः, हरे प्लस अव मिलके बनता है हरेव, गै प्लस अकह मिलके बनता है गायकः, विष्णु प्लस अव मिलके बनता है विष्णु अव, प्र प्लस एजते मिलके बनता है प्रेजते, हरीश प्लस सेते मिलके बनता है हरिष्यते, सत प्लस चैनम मिलके बनता है सच्चैनम, सत प्लस चित्र मन के बनता है सचित्त, उत प्लस डैनम मिलके बनता है उड्डयनम, युद्ध प्लस धा मिलके बनता है योद्धा, पूर्ण प्लस चंद्र मिलके आपका बनता है पूर्णश्चंद्र, हरि प्लस चंद्र मिलके बनता है हरिश्चंद्र, और हरि प्लस चरिता मिलके बनता है हरिश्चरिता। ये कुछ फेमस संधि विच्छेद थे जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, और ज़्यादा चांसेज हैं दोस्तों, 90% चांस है कि इसमें से 3 आपको मैच कर जाएंगे। साहित्यिक हिंदी वालों के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। कृष्णा, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। जो अगला टॉपिक है हमारा, ये जो है टॉपिक, ये साहित्यिक हिंदी के बच्चों के लिए है। जितने भी बच्चे साहित्यिक हिंदी वाले अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए, सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए नहीं है, तो साहित्यिक हिंदी के लिए ये चीज़ है। और साहित्यिक हिंदी में 4 नंबर का दोस्तों संस्कृत में क्वेश्चन आंसर आता है। साहित्यिक हिंदी में 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर, फिर उसके अतिरिक्त प्रत्यय भी 2 नंबर का आता है। तो जितना हमने 15 क्वेश्चन लिखा है इससे बाहर नहीं आता है दोस्तों, ये 15 में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में मैच कर जाएंगे, इन्हीं 15 को पढ़ना है। हमने इसका आंसर भी लिख दिया, जैसे कह रहा है संस्कृत साहित्य का विशेषता अस्ति, संस्कृत साहित्य का विशेषता अस्ति, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों संस्कृत साहित्य सरसम मधुरम विशेषता अस्ति। ठीक है, अगला है संस्कृतस्य आदि कवि कह, संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन है, तो संस्कृतस्य साहित्यस्य आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, कवि कुल कालिदासः गुरु, ये लोग हैं। अगला है व्यासम किम चरितवान, व्यास जी ने क्या लिखा, तो व्यासम महाभारतः चरितवान, व्यास जी ने क्या लिखा, महाभारत लिखा। अगला है कह सर्वज्ञ भवति, कौन हर जगह है, तो आत्मज्ञ दर्शनेन नरः सर्वज्ञ भवति, आंसर भी है। चतुष्पदा कम राजानम अकुर्वन, तो इसका आंसर हो जाएगा चतुष्पदा एकम सिंहम राजानम अकुर्वन। अगला है मनीषीणाम माननीय का आसीत, इसका आंसर होगा मनीषीणाम माननीय वैवस्वतः मनु आसीत। ठीक है, अगला है मूल शंकर से दयानंद से जन्म कुत्र अभवत, मूल शंकर दयानंद का जन्म कहाँ हुआ, तो दोस्तों मूल शंकर से दयानंद से जन्म सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नामनी ग्रामे अभवत। ठीक है, अगला महर्षि दयानंद गुरु कह आसित, महर्षि दयानंद के गुरु जी कौन है, इसका आंसर होगा महर्षि दयानंद गुरु बिरजानंद आसित हो जाएगा। अगला पुंडरीकम कदा विकसित, तो पुंडरीकम सूर्य उदित विकसित, यानी जो कमल है कब खिलता है, सूर्य के उदय होने पर खिलता है। विद्यार्थी किम त्यजित, विद्यार्थी को क्या त्याग कर देना चाहिए, विद्यार्थी सुखम त्यजित, विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। धीमताम कालः कथम कद गच्छति, तो धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदीन गच्छति, यानी जो विद्वान लोग होते हैं अपना समय किसमें नष्ट करते हैं या किसमें किस चीज़ में व्यतीत करते हैं, तो काव्य शास्त्रों को पढ़ने में व्यतीत करते हैं। मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति, मूर्ख लोग किसमें बर्बाद करते हैं, व्यसनेन निद्रया कलहेन व, भाई व्यसनेन मतलब बुरी आदतों में, नींद में, झगड़ा करने में व्यतीत करते हैं। मालवीय से जन्म कुत्र अभवत, मालवीय का जन्म कहाँ हुआ, तो मालवीय से जन्म प्रयाग नगरे अभवत। ठीक है, मालवीय से कस्य विश्वविद्यालय स्थापना अकरोत, मालवीय जी ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, कहाँ किया था, तो मालवीय से वाराणसी नगरे काशी विश्वविद्यालय में स्थापना अकरोत। ठीक है, दुर्योधन का आसित, दुर्योधन कौन था, तो दुर्योधन धृतराष्ट्र से पुत्र आसित, दुर्योधन कौन था, धृतराष्ट्र का पुत्र था। फिर इसी कड़ी में जब आगे बढ़ेंगे तो प्रत्यय 2 नंबर का आता है दोस्तों। प्रत्यय इतना ही पढ़ना बहुत आसान है, जैसे अनियर प्रत्यय, किसी शब्द के लास्ट में अगर अनीय शब्द आ जाए, अनीय शब्द आ जाए, अनियम शब्द आ जाए, तो आपका बनता है अनियर प्रत्यय। जैसे आप देखेंगे पठनीय, तो पठनीय में
जब आप देखेंगे तो इसमें लास्ट में जब इसको तोड़ेंगे तो लास्ट में तोड़ने पर अनीय शब्द आ गया, तो जिसमें अनीय शब्द आ गया तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा अनीयर प्रत्यय। जैसे मान लीजिए दिया है तबियत, मान लीजिए आपका दे दिया है तबियत, तो तबियत प्रत्यय कैसे बनता है दोस्तों, आप ये समझिए कि तबियत जो है जिस शब्द की लास्ट में तब्य आ जाए, तब्या आ जाए, तब्यम आ जाए, तब्य तब्या तब्यम आ जाए तो इसे हम कहते हैं तबियत प्रत्यय। जैसे मान लीजिए गमतव्य है, तो आप देखेंगे गमतव्य में क्या दिया है, लास्ट में तब्य दिया है, तो तब्य आ गया तो तबियत प्रत्यय हो गया। जैसे मान लीजिए कत्वा, तो कत्वा प्रत्यय की एक पहचान है जिस प्रत्यय के लास्ट में त्वा शब्द आ जाए, जैसे कृत्वा लास्ट में देखेंगे तो त्वा शब्द आ गया, तो ये कौन सा प्रत्यय होगा, कत्वा प्रत्यय होगा। कत प्रत्यय किसे कहते हैं, जिस शब्द के लास्ट में तो ता तम आ जाए, तो ता तम आ जाए तो उसे हम कहते हैं कत प्रत्यय। जैसे दातम, दातम में देखेंगे तो लास्ट में क्या आया, तम आया। तद्धति प्रत्यय क्या है, जिस शब्द के लास्ट में त्व आ जाए या त्वम आ जाए, त्व या त्वम आता है तो उसी को हम तद्धत कहते हैं। जैसे महत्वम है, तो महत्वम में आप यहाँ देखेंगे तो त्वम आया है, इसलिए कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो तद्धति प्रत्यय हो जाएगा। अगला है मतुप, मतुप प्रत्यय किसे कहेंगे, जिस शब्द के लास्ट में मान आ जाए, मान आ जाए, मति आ जाए। जैसे अभिमान, तो अभिमान में आप देखेंगे तो लास्ट में क्या आया है, मान आया है, तो मान आया है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो मतुप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो वतुप प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, वतुप जिस शब्द के लास्ट में वत आ जाए या वती आ जाए या वान आ जाए, यह होता है क्या, वतुप प्रत्यय। जैसे धनवती है, तो धनवती के लास्ट में वती शब्द आया तो इसलिए कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, वतुप प्रत्यय। ये दोस्तों सामान्य हिंदी में नहीं आता है, ये साहित्यिक हिंदी में आता है, साहित्यिक हिंदी वाले इसको पढ़ लेंगे। देखिए दोस्तों, जब अगली कड़ी में आप आगे बढ़ेंगे तो साहित्यिक हिंदी में 2 नंबर का आपका विभक्ति भी पूछता है, और साहित्यिक हिंदी में 2 नंबर का विभक्ति, 1 नंबर का सूत्र लिखने के लिए और 1 नंबर का एग्जाम्पल पहचानने के लिए। तो हमने दिया क्या है, प्रथमा विभक्ति किसे कहते हैं, इसका सूत्र होता है प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, और इसको पहचानने का तरीका क्या है, जिस किसी भी लाइन में अगर ऊंचे नीचे श्री तट 1 2 शब्द मिल जाएगा तो आपका प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति का सूत्र क्या होता है, अभितव परितव समया निकषा हा प्रतियोगी यप, अभितव परितव समया निकषा हा प्रतियोगी यप, यह द्वितीय विभक्ति का सूत्र होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी शब्द में ये शब्द सारे शब्दों में से कोई एक आ जाएगा तो वह द्वितीय। जैसे एक एग्जाम्पल भी हमने दिया है, विद्यालयम अभितः वृक्षा सन्ति, अभितः शब्द आ गया तो आप देखेंगे कि ये कौन सा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। तृतीय क्या है, एनांग विकारः, एनांग विकारः को हम तृतीय कहते हैं। एनांग विकारः का मतलब शरीर में अगर कोई विकार है, कोई दोष है तो उसे हम तृतीय कहेंगे। जैसे सहकर्णेन बधिरः अस्ति, वह कान से बहरा है, तो जब आप इसको देखेंगे सहकर्णेन बधिरः अस्ति, वह कान से बहरा है तो उसके शरीर में कोई ना कोई विकार है, इसी को हम क्या कहेंगे, तृतीय विभक्ति। तृतीय में एक और होता है सहयुक्ते प्रधाने, जिस शब्द में सह साक्यम सार्धम सम्मम आ जाए तो उसी को हम कहते हैं सहयुक्ते प्रधाने। जैसे छात्रेण सह शिक्षक अगच्छति, छात्रों के साथ शिक्षक भी जाते हैं, ठीक है, तो सह शब्द आ गया तो ये सहयुक्ते प्रधाने है। अगला चतुर्थी विभक्ति क्या है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अवलंगी योगाच, इसका सूत्र है। तो इसमें अगर किसी भी शब्द में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वशिष्ठ शब्द आ जाए उसी को हम ये कहते हैं। जैसे दिया श्री गुरुवे नमः, नमः शब्द आ गया तो ये आपका चतुर्थी विभक्ति है। पंचमी क्या होता है दोस्तों, पंचमी का सूत्र होता है ध्रुवम पायो अपादानम, मतलब अलगाव की स्थिति में पंचमी विभक्ति। जैसे कह रहे हैं सह कुपात जलम आनयति, वह कुएं से जल लेकर आता है तो कुएं से जल को अलग कर रहा है, अलग करने की परिस्थिति में पंचमी विभक्ति होता है। षष्ठी क्या होता है, षष्ठी से इसका सूत्र है, किसी से संबंध बताया जाएगा तो उसी को हम षष्ठी से कहते हैं। जैसे कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास जी श्रेष्ठ हैं, अगर ये नहीं दिया है तो सप्तमी हो जाएगा, क्योंकि सप्तमी का भी वही होता है यतश्च निर्धारणम, मतलब छात्रेषु राकेश श्रेष्ठ, छात्रों में राकेश क्या है, श्रेष्ठ है, ठीक है। तो अगर जैसे सप्तमी नहीं दिया है, षष्ठी दिया है तो आंसर षष्ठी को कर देंगे श्रेष्ठ वाले में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, उसी कड़ी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो सामान्य हिंदी के बच्चे हैं उनके लिए अनेक शब्दों के एक शब्द आते हैं 2 नंबर के, ये साहित्यिक हिंदी में नहीं आता, ये केवल सामान्य हिंदी में पूछा जाता है। और जो मैंने आपको 23 लिखा है उसमें से आपको मिल जाएगा आसानी से 2 नंबर का। देखिए जैसे दिया क्या है, जिसका कहीं अंत न हो, जो इसका कहीं अंत न हो उसे हम कहते हैं अनंत, जो इंद्रियों द्वारा न समझा जा सके उसे अगोचर कहते हैं, जिसकी कल्पना न किया जा सके उसे हम अकल्पनीय कहते हैं, जो कभी बूढ़ा न हो, कभी बूढ़ा होबे न करेगा उसे हम क्या कहेंगे, अजर कहेंगे, जिससे जीता न जा सके अजय होता है। कम बोलने वाले को 3 नाम से जानते हैं, कहीं कहीं अल्पज्ञ ऑप्शन में देता है, कहीं कहीं अल्पभाषी देता है, कहीं कहीं मितभाषी देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तीनों एक साथ नहीं आता है, एक ही रहता है, ठीक है।
तो अगला है जिसका वर्णन न हो सके उसे कहते हैं अवर्णनीय। अगला बिना वेतन के काम करने वाला, कभी वेतन न लेता हो, बिना पैसे के काम करता, उसे अवैतनिक कहते हैं। जिसकी उपमा न दिया जा सके अनुपम होता है। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन होता है। जो कहा न जा सके अकथनीय होता है। अपने आप को धोखा देने वाला क्या कहलाता है? आत्मवंचक कहलाता है। जो स्वयं को धोखा देता है उसे हम कहते हैं आत्मवंचक। ईश्वर में जो विश्वास रखता है आस्तिक, जो नहीं रखता नास्तिक होता है। अगला किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह कहलाता है। उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जिसे क्षमा किया जा सके यानी जिसको हम क्षमा कर सकते हैं उसे हम क्षम्य कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु बोलते हैं। जो दूसरे पर आश्रित रहता है उसे हम पराश्रित कहते हैं। जिसके हृदय में ममता न हो उसे हम, जिसके हृदय में दया न हो उसे हम निर्मम कहते हैं। जो वंदना करने योग्य हो उसे वंदनीय कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और अनुकरण करने योग्य, जो चीज़ अनुकरण किया जा सके उसे अनुकरणीय कहते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 2 नंबर मैच कर जाएगा, आसानी से आप बोर्ड एग्जाम में कर जाएंगे। ठीक है, हो गया। उसी कड़ी में जब आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका आता है शब्दों में त्रुटि मार्जन। शब्दों में बहुत सिंपल सा त्रुटि मार्जन पहचानना रहता है, 2 नंबर का आता है। और जो मैंने 14 लिखा है इससे रिलेटेड, हम ये तो नहीं कहेंगे यही एग्जाम्पल, ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड आ जाता है शब्दों में त्रुटि मार्जन। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले एक जोक सुन लीजिए। एक जोक याद आ गया। जोक ये था कि एक बार एक सर अंग्रेजी के थे, पढ़ा रहे थे, तो टेंस पढ़ा रहे थे। तो टेंस पढ़ाने से पहले एक लड़के को खड़ा किए और उससे पूछे स्टैंड अप। खड़ा किए। खड़ा करने के बाद गोलू नाम का एक लड़का था, गोलुआ को खड़ा किए। तो गोलुआ से पूछे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलुआ चट से बोला 3 होते हैं सर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो गोलुआ से कहे एग्जाम्पल दो। गोलुआ से कहे एग्जाम्पल दो, तो गोलुआ बड़ा एग्जाम्पल शानदार तरीके से क्या दिया, कहा सर कल आपकी लड़की को देखा था, कल आपकी लड़की को देखा था, आज उसे पसंद करता हूँ, कल भगा के लेके चला जाऊंगा। शब्दों में त्रुटि मार्जन देखते हैं। तीनों एग्जाम्पल हो भी गया। कल आपकी लड़की को देखा था पास्ट में हो गया, आज पसंद करता हूँ प्रेजेंट में हो गया, कल भगा के लेके जाऊंगा फ्यूचर में हो गया। गजब का एग्जाम्पल था। देखिए कह रहा है मेरे को पुस्तक चाहिए। अगर आपको कहीं भी दिखाई दे दे मेरे को, तो पहली बात हिंदी में शुद्ध शब्द नहीं है मेरे को। मेरे को इस जगह पे क्या होता है, मुझे। मेरे को पुस्तक चाहिए नहीं होता है, मुझे पुस्तक चाहिए, ये शब्द सही होता है। अगला महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। विद्वान पुरुष के लिए लगता है, विद्वान लड़की के लिए नहीं लगता, विदुषी लगता है लड़की के लिए। तो महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री थी, ऐसे रहेगा। अगला लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। वीर पुरुष के लिए लगता है, वीर पुरुष के लिए होता है, स्त्री के लिए नहीं होता। तो लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, वीर महिला हट जाएगा, लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। अगला मैं भोजन कर लिया हूं, गलत है, मैंने भोजन कर लिया है, ऐसे रहेगा, मैंने भोजन कर लिया है। अगला एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं। जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा होता है, और से जुड़ा होता है, तो जो वर्ब होता है वो प्लूरल हो जाता है। एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है नहीं होगा, जा रहे हैं होता है। एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे हैं। आप सिंटेक्स का एक रूल पढ़े होंगे, व्हेन 2 सब्जेक्ट आर एडेड विथ एंड देन द वी हैव टू यूज प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर? तो जैसे इसमें क्या पुत्री पराया धन होती है, पुत्री पराया धन होती है, तो पुत्री पराया धन होता दिया है, तो यहाँ पे होता की जगह पे होती हो जाएगा, पुत्री पराया धन होती है, ये सही हो जाएगा। अगला कृपया अवकाश देने की कृपा करें, ये गलत है, कृपया नहीं होता, अवकाश देने की कृपा करें, ऐसे होता है। ठीक है। अगला अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, ये गलत है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ये रहे हैं रहेगा, तब सही हो जाएगा। अगला तुम मेरे से मत बोलो। अभी बताएं मेरे को तेरे को, ये हिंदी वाला लैंग्वेज नहीं है, ये भोजपुरी में गाली टाइप का लगता है। तुम मुझसे मत बोलो, ऐसे होगा। अगला एक फूल की माला लाओ, ये गलत है, एक फूल की माला लाओ ये सेंटेंस नहीं होता, फूल की एक माला लाओ ये सेंटेंस शुद्ध होता है। अगला गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था, तो जब अहिल्या ऑलरेडी नाम दे दिया है तो इसके पहले इसको दर्शाने की जरूरत नहीं थी, गौतम की पत्नी अहिल्या थी, ऐसे रहेगा, गौतम की पत्नी अहिल्या थी। अगला अनेकों लोगों ने गंगा में स्नान किया, अनेकों नहीं होता है, अनेक का जो प्लूरल होता है अनेक होता है, अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया, ऐसे होगा। मेरा बड़ा भाई आ रहा है, ये गलत है, तो होगा इसका क्या, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, ऐसे होगा, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। अगला सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है, ये सेंटेंस गलत है, इसका जब सही वर्जन लिखेंगे तो होगा मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे का अभी समझते हैं।
कभी कभी ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है, क्या करें। हाँ क्या हुआ? सर जी बेहोश हो जाएंगे तब जानोगे तुम पढ़ाते हैं, उससे पहले नहीं पता चला। अच्छा मतलब हमारी पहचान बेहोश होने से है। नहीं, ये कह रही है कि सर आप बेहोश हो जाएंगे तब जानेंगे लोग कि हाँ आप पढ़ाते हैं। क्या पढ़ा रहे थे? हिंदी पोएट्स 2 घंटे का 2 घंटा पढ़ा दिए। खूब इतिहास बदल। जो पसीने से नहाते हो कपड़ा बदल। नहीं यार, हाँ वो भी कपड़ा ही बदलेंगे और क्या बदलेंगे। ऐसे था ना, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। जस्ट कहावत। पसीने का सेंस है कि जो मेहनत करते हैं, पसीना का सेंस है जो मेहनत करता है तो उसे पसीना होगा, ये आम बात है। हाँ गया देखिए। सब देखियो अलंकार इसके मैसेज कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक बनता है आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का आता है रस और 2 नंबर का आता है अलंकार। तो जो रस होता है ना, रस, उसमें आपको 5 रस अच्छे से देखना है। ये जो है ये सामान्य हिंदी वालों के लिए नहीं है, ये साहित्यिक वालों के लिए। बाकी तो ये श्रृंगार, करुण, हास और वीर रस देख लेंगे सामान्य वाले, तो उनका काम 2 नंबर चल जाएगा। एक बात समझिए, दुनिया में किसी भी रस की परिभाषा लिखना हो, किसी भी रस की परिभाषा, आपको उसका अस्थाई भाव पता होना चाहिए और 3 शब्द और पता होना चाहिए। क्या? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये अगर शब्द आपको याद हो गए तो आप किसी भी रस का परिभाषा लिख सकते हैं आसानी से। जैसे देखिए कैसे परिभाषा बनता है वो देखते हैं। परिभाषा आप खुद निर्माण कर सकते हैं। जैसे दिया श्रृंगार, अस्थाई भाव दे दिया रस, तो इसका जब आप लिखेंगे तो कैसे डेफिनेशन बनेगा, तो होगा क्या, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। रति नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करेगा, उससे मिलेगा, तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। हो गया परिभाषा खत्म। परिभाषा कैसे बनना है? परिभाषा किसी भी रस में
तीन शब्द आप जोड़ दीजिए, वो परिभाषा बन जाएगा। और अस्थाई भाव आपको पता होना चाहिए, अस्थाई भाव हमने लिख दिया, वो शब्द हमने दे दिया। जैसे मान लीजिए करुण रस का अगर आपको परिभाषा बनाना है, कैसे बनेगा? इसका अस्थाई भाव शोक होता है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से मिलता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ये भी परिभाषा बन गया। इसी तरीके से हास रस का भी बनेगा। अस्थाई भाव हास होता है। हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करेगा तो हास रस की उत्पत्ति होगी। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए श्रृंगार रस का लिखना है तो आप अपनी किताब से कहीं से भी एक दो आसान एग्जाम्पल ढूंढ के लिख सकते हैं। जैसे श्रृंगार रस का आसान एग्जाम्पल होता क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति होई। ये मीराबाई का है एक लेशन, और उसी में श्री कृष्ण को इंडिकेट करती हैं अपने पति के रूप में। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति होई। इससे बेहतर भी एग्जाम्पल अगर आपको आसान कहीं मिले तो याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जैसे मान लीजिए करुण रस एग्जाम्पल, इसका भी आप कह सकते हैं मणि खोए भुजंग सिजन्नी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इससे भी बेहतर आपको एग्जाम्पल मिले, आसान मिले। जैसे भी आप शोक विकल सब रोवहि रानी, ये वाला भी आप याद कर सकते हैं। अगला हास्य रस क्या है? हास्य रस में अभी आपको बताया कि इसका हास्य रस का बहुत फेमस है कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इससे भी एक और हाँ, हाथी जैसी दे, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, इस तरीके का भी एग्जाम्पल है। इससे भी बेहतर आसान एग्जाम्पल कहीं मिले तो आप देख करके याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से बाकी सारे रस हैं। एक ये भी है वीर रस, इसको भी थोड़ा सा आप देख लेंगे। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप 2 नंबर का रस आसानी से इसका परिभाषा और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। परिभाषा एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी भी रस की अगर परिभाषा बनाना है तो उसका अस्थाई भाव और ये 3 शब्द आप रट लीजिए, आप उसकी परिभाषा बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए रौद्र रस की परिभाषा लिखना है तो आप बना सकते हैं, इसका अस्थाई भाव क्रोध होता है। क्रोध नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करेगा, जोड़ेगा, तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो अलंकार आता है दोस्तों 2 नंबर का। तो 6 अलंकार आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपका अलंकार क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिनमें 6 अलंकारों में क्या होता है? सबसे पहले उपमा अलंकार समझते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है दोस्तों? हमने लिखा समानता, यही इसकी परिभाषा है। ये जो एक एक शब्द हमने लिखा वही उसकी परिभाषा है। परिभाषा क्या है कि जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर किया जाए, उसी को हम उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार क्या है? जैसे कोई एक आदमी है, उस आदमी का जो भी गुण या अवगुण का कंपैरिजन हम किसी से कर रहे हैं तो सेम टू सेम हो, उसी को हम कहते हैं उपमा अलंकार। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, अब राधा के पैरों की तुलना हमने गुलाब के पंखुड़ियों से कर दिया, तो जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसकी कंपैरिजन दूसरे व्यक्ति या वस्तु से होता है तो वो उपमा अलंकार होता है। अगला रूपक क्या है? रूपक अलंकार किसे कहते हैं? भेद रहित आरोप हो, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, उसी को हम रूपक अलंकार कहते हैं। उपमेय उपमान क्या होता है दोस्तों? उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना हो। एक बात समझिएगा, उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना हो, इसे हम उपमेय कहते हैं। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना हो, जिससे तुलना होता है उसे हम उपमान कहते हैं। तो बात समझिएगा, जिससे तुलना हो, जिससे तुलना उसे हम उपमान कहेंगे। क्या है ये रूपक अलंकार? जैसे जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मुखचंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। मान लीजिए हमने कह दिया मुखचंद्र तुम्हारा देख सके, मुखचंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता, मन सागर मेरा लहराता। अब इसमें जब आप देखेंगे तो मुख की तुलना हो रहा है किससे? चंद्रमा से। तो जो मुख है इसकी तुलना हो रही है, तो जिसकी तुलना हो रही उसे क्या कहेंगे? उपमेय। तो मुख इसमें उपमेय हो गया। और जिससे तुलना हो रहा है तो मुख का तुलना चूंकि आप देखेंगे तो चंद्रमा से हो रहा है, तो चंद्रमा आपका क्या हो जाएगा? उपमेय। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है उसी को हम बोलते क्या है? रूपक अलंकार। ठीक है, इसी कड़ी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो उत्प्रेक्षा आएगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो उसी को हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे इसका बहुत फेमस एग्जांपल, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमल शैल पर आत प्रियो प्रभात। इस तरीके का एग्जांपल आप, इससे भी बेहतर आसान एग्जांपल अगर आपको मिलेगा तो कहीं से ढूंढ के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला अनुप्रास अलंकार क्या है?
जहाँ शब्दों की आवृत्ति, एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार हो, बार बार हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार के। जैसे मैं कह सकता हूँ, आप कह सकते हैं कि काली कोयल काली डाल पर काला जामुन खा रहे थे। अब क की पुनरावृत्ति आप देखेंगे तो कई बार हो गया। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति कई बार होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यमक क्या है, यमक किसे कहते हैं, एक शब्द के प्रयोग दो बार हो, एक ही शब्द का प्रयोग दोस्तों दो बार हो और दोनों का अर्थ क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, उसी को हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे सपना, सपना समझकर भूल ना जाना मुझे, सपना, सपना समझकर भूल ना जाना मुझे। इसमें सपना जो शब्द है उसका दो अर्थ आएगा, एक तो एक लड़की और दूसरा एक नींद होता है। तो सपना, सपना समझ के भूल मत जाना। एक कई और बहुत फेमस एग्जाम्पल बचपन में आप याद किए होंगे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराए जग वही पाए बौराए। आप इसे भी बेहतर एग्जाम्पल ढूंढ के लिख सकते हैं। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है, एक ही शब्द दिया हो और एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, उसी को हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे इसका रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों अलंकार में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कृष्णा, देखिए दोस्तों छंद, जो छंद है आपका वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और छंद चूँकि इम्पॉर्टेंट तो है ही, इसमें चार आप देख लीजिएगा, इसमें चार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चारों छंद जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो सब परिभाषा है। परिभाषा बनाने का एक तरीका होता है, वो मैंने तरीका लिख दिया, परिभाषा कैसे बनेगा आपको समझा रहे हैं। देखिए छंद आता है चौपाई छंद, मान लीजिए दे दिया, तो चौपाई छंद की परिभाषा कैसे बनेगी। पहला चीज़ कि चौपाई छंद में नाम से चौ है, चौ माने चार होता है, तो यह इसमें चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और इसके चरणों के अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होता, मतलब ऐसे मात्रा का प्रयोग नहीं होता। ये हो गया चौपाई छंद का परिभाषा। चौपाई छंद की परिभाषा फिर से जान लीजिए। चौपाई, चौ माने चार होता है, तो इसमें चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और हर चरण के अंत में जगड़ और तगड़ नहीं दिया होता। और इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। याद कर लीजिए, चौपाई छंद खत्म हो गया। इससे भी बेहतर आसान एग्जाम्पल मिले, याद कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोहा छंद क्या है, दोहा छंद में चार चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसी को हम दोहा छंद कहते हैं। और इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसय जो दायुक फलचार। बहुत फेमस एग्जाम्पल दोहा छंद का। इससे भी बेहतर अगर आपको एग्जाम्पल मिले और आपको लगे कि हाँ पहले का कोई एग्जाम्पल आप याद किए हों तो उसे आप याद करके जा सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला सोरठा छंद क्या है, इसमें भी चार चरण होते हैं, ये दोहा का विपरीत होता है। दोहा में पहले तीसरे में 13-13 था, तो इसमें पहले तीसरे में 11-11 होगा। दोहा में दूसरे और चौथे में 11-11 था, इसमें दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, उसी को हम सोरठा छंद कहते हैं। और इसका फेमस एग्जाम्पल है, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। इससे भी आसान एग्जाम्पल अगर आपको कहीं मिले तो बेहतर है, आप उससे याद कर सकते हैं। अगला रोला छंद में 8 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, यह सम्मात्रिक छंद होता है। और इसका एग्जाम्पल, मोबाइल न यार हमें कहीं का ना छोड़ा, बीबी भी अब रोज लड़े है थोड़ा थोड़ा, कहती है करते किससे बात, जरा तुम हो बोलो, मोबाइल का लॉक जरा फिर से तो खोलो। ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। इससे बेहतर भी कोई अगर मिले तो आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो छंद हो गया, नोट करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। वो कहते हैं ना कि एक शायरी है, शायरी कुछ ऐसे है कि मैं इजहार में बेबाक नहीं हो सकता, मैं इजहार में बेबाक नहीं हो सकता, मैं तेरे सामने नमनाक नहीं हो सकता, मैं इजहार में बेबाक नहीं हो सकता, मैं तेरे सामने नमनाक नहीं हो सकता। एक दिन उसने दिखाई मुझे चाले अपनी, एक दिन उसने दिखाई मुझे चाले अपनी, मैं समझता था कि वो चालाक नहीं हो सकता। अब ये एक शायरी मेरे एक स्टूडेंट के लिए है, बहुत नटखट सा है, वो उसी के लिए है कि कहते हैं ना कि वो मेरी यादों में समाया भी बहुत लगता है, वो मेरी यादों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स मुझे पराया भी बहुत लगता है। वो मेरी यादों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स मुझे पराया भी बहुत लगता है, और उससे मिलने की तमन्ना तो बहुत है मगर, और उससे मिलने की तमन्ना तो बहुत है मगर, पर क्या करें आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। स्टार्ट करिए। देखिए दोस्तों, पत्र
पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का, चाहे वो साहित्य का बच्चा पढ़ रहा हो या सामान्य का, दोनों स्टूडेंटों के लिए पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 लेटर आपको बहुत हर हालत में देख के जाना, क्योंकि 2 आता है, एक करना रहता है 6 नंबर का। जैसे लिपिक पद हेतु एक है, दूसरा ऋण लेने के लिए और तीसरा सफाई के लिए। तो लिपिक पद होता क्या, पहले ये समझिए, शब्द को समझेंगे पत्र समझ जाएंगे। लिपिक पद का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कहीं कोई विद्यालय है, उस विद्यालय में किसी टीचर की पोस्ट खाली है, तो उस पोस्ट की भर्ती के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। तो आता कैसे है कि एक प्रधानाचार्य को लिपिक पद हेतु, हिंदी विषय की लिपिक पद हेतु आप क्या करिए, एक पत्र लिखिए, एक आवेदन पत्र लिखिए। तो लिखेंगे कैसे इसको, आप ये समझिए, लिपिक पद हेतु जब पत्र लिखेंगे तो लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे हिंदी में, इधर से सेवा में, सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, प्रबंधक को लिख रहे हैं, सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय। अब किस विद्यालय में आप लिपिक पद हेतु दे रहे हैं, भाई कौन सा विद्यालय है जिसमें आप लिपिक पद हेतु अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स वो दे रहे हैं, तो आप विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद इस साइड में आएंगे तो आप क्या करेंगे, विषय लिखेंगे, विषय, तो विषय लिखेंगे क्या, लिपिक पद हेतु एक पत्र, या लिपिक पद हेतु एक आवेदन पत्र, विषय लिख देंगे। विषय लिखने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो लिखेंगे मान्यवर, और मान्यवर लिखने के बाद कामा करेंगे। फिर आप लिखेंगे सभी ने, मेरा नाम प्रार्थी, मैं प्रार्थी क ख ग हूँ, मैं इस गांव का निवासी हूँ, मेरी शैक्षिक अहर्ताएं या मेरी शैक्षिक योग्यता ये है, और मेरी जो भी शैक्षिक योग्यताएं हैं मैं इस पत्र के साथ उसमें संलग्न कर दिया हूँ। फिर एक डाटा बनाएंगे, पूरा डाटा बनाएंगे कॉलम, कि आप कौन से ईयर में क्या पास किए, एक डाटा बनाएंगे, क्रम संख्या, फिर इसके बाद ईयर लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, प्राप्तांक और पूर्णांक लिखेंगे। तो आप लिखेंगे जैसे 10 पास किए हैं मान लीजिए 2010 में, ठीक है, 10 पास किए हैं 2010 में, तो उसमें आप लिखेंगे कौन कौन सा विषय पास किए हैं, किस बोर्ड से पास किए हैं, 600 का पूर्णांक था तो पाए कितना थे, ये सारा चीज़ आप लगभग एमए तक आप लिख देंगे, एमएससी तक लिख देंगे। और फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो आप लिखेंगे कि सर ये जो भी मेरी शैक्षिक योग्यताएं थी, जो भी मेरी शैक्षिक योग्यताएं थी मैंने ऊपर निम्नवत में दे दिया है। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप मुझे इस पद के लिए क्या कर सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति हूं, तो आप मुझे एक बार सेवा का अवसर दें, और मैं आपको यह आश्वासन दिलाता हूं कि मैं आपके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ठीक है, फिर इतना लिख देंगे, फिर इधर दिनांक लिखेंगे, दिनांक लिखने के बाद इस साइड में आएंगे तो लिखेंगे भवदीय, और भवदीय लिखने के बाद क ख ग अंग लिख देंगे। बात समझ में आया लिपिक पद कैसे लिखना है। अब दूसरा पत्र समझिए, ऋण लेने के लिए, उधार लेने के लिए। जैसे होता क्या है कि बैंक शाखा प्रबंधक को ऋण लेने के लिए एक पत्र लिखे, किसी बैंक शाखा प्रबंधक को पत्र लिखना कि आपको कुछ पैसा उधार चाहिए, तो कुछ पैसा उधार लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे सेवा में बैंक प्रबंधक महोदय। अब कौन से बैंक प्रबंधक महोदय को आप लिखना चाहते हैं, एसबीआई को लिखना चाहते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा को लिखना चाहते हैं, या एक्सिस बैंक को लिखना चाहते हैं, एचडीएफसी को लिखना चाहते हैं, जो भी बैंक आप लिखना चाहते हैं लिखिए। वो बैंक कहाँ स्थित है, एक प्लेस का नाम दीजिए, प्लेस का नाम देने के बाद फिर विषय लिखिए, और विषय में आपको क्या लिखना है, ऋण लेने के लिए एक पत्र, ऋण लेने के लिए एक आवेदन पत्र। एक बात समझिएगा कि कभी भी पत्र में हमेशा विषय जरूर लिखेगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके बीच का मैटर वो पढ़े। एग्जामिनर केवल विषय पढ़ करके लगभग वो आगे बढ़ जाता है और नंबर दे देता है, 5, 5.5, 6, खुश रहेगा तो 6 भी दे देगा, बीवी से गुस्सा रहेगा तो 5 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ऋण लेने के लिए फिर इसके बाद मान्यवर लिखेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि मैं ये, भाई मैं एक शैक्षिक बेरोजगार हूँ, भाई आप पढ़े लिखे एक बेरोजगार हैं, ठीक है, और आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको कुछ पैसों की आवश्यकता है, ऋण लेना है, तो सर मैं अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें संलग्न कर रहा हूँ और मुझे ऋण देने का कष्ट करें, और जैसे मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं आपका जो भी ऋण है वो धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, उसका भुगतान कर दूंगा, उसे चुका दूंगा। फिर इस तरीके से लिखने के बाद नीचे आएंगे, दिनांक करेंगे, और इधर क्या करेंगे, भवदी लिखेंगे, क ख ग अंग लिखेंगे, डॉक्यूमेंट्स इसमें लगा देंगे। फिर अगला क्या है, सफाई के लिए। सफाई के लिए जैसे होता क्या है कि अपने नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखिए कि आपके एरिया में अतिक्रमण ज़्यादा हो गया है, साफ सफाई के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। फिर वही फॉर्मेट है, सेवा में नगर निगम महोदय कहाँ के हैं, चौरी चौरा थाना, जो भी लिखना है आपको, जहाँ भी आपका एरिया है नगर निगम का उसके लिख दीजिए। फिर नीचे आएंगे, मान्यवर लिखेंगे, विषय लिखेंगे, सफाई है तो एक आवेदन पत्र, फिर मान्यवर लिखेंगे, फिर आप अपना नाम बताएंगे कि मैं इस ग्रामवासी, मैं इस गाँव का निवासी हूँ, मेरा नाम ये है, और आप अपने गाँव की समस्या बताएंगे कि मेरे गाँव में जो नाली है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, और नालियों का पानी बहुत ज़्यादा सड़कों पर फैल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है,
है, गंदगी फैल रहा है, कूड़ा कचरा फैल रहा है और महामारी हो रही, महामारी इन द सेंस मलेरिया फैल रहा है और अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप इस सफाई, हमारे गांव में सफाई, साफ सफाई की व्यवस्था कराएं। हम आपके क्या करेंगे, रेडी रहेंगे। फिर इसके बाद नीचे आएंगे, दिनांक लिखेंगे और इधर आ जाएंगे तो भवदी लिख देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तीनों पत्र आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, पूरे सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे बच्चे कम ध्यान देते हैं, हकीकत यही है कि बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते और ये 9 नंबर का आता है दोस्तों। मेरी मानिए तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि पहले निबंध ही लिखिए, क्योंकि आप एक बात समझिए, निबंध को लिखने के लिए 9 नंबर का है तो कम से कम आपको कम से कम 2 पन्ना और 1 पेज, अर्थात कम से कम 5 पेज आप जाके लिखेंगे, 4-5 पेज, तब जा कर के आपको 9 नंबर मिलेगा। क्यों? रीज़न है ये है कि आप ये समझिए, एक पेज पर 1.5 या 2 नंबर जनरल मार्किंग किया जाता है, पेज वाइज नंबर होता है। और ये भी होता है कभी कभी एग्ज़ाम में पेज वाइज नहीं होता, बच्चे का हेडिंग सही है, उसके लिखने का तौर तरीका सही है, शब्दों का सही तरीके से चयन किया है, तो अगर वो 3 पेज भी लिखा है तो पर्याप्त है। लेकिन कोशिश यही रहे कि निबंध ज़्यादा से ज़्यादा लिखा जाए। और एक चीज़ और, हिंदी में बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन छूट जाता है बोर्ड एग्जाम में। एक बात ज़रूर समझिएगा, आपकी अगर एक्यूरेसी स्पीड सही नहीं है, तो स्पीड सही नहीं है तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए अपना बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले जो 24 फरवरी का एग्ज़ाम है, टाइम शेड्यूल कर लीजिएगा और कोशिश यही रहे कि 3 घंटे के एग्ज़ाम को मान के चलेगा, क्योंकि कहीं कहीं 3.25 घंटे का एग्ज़ाम तो होता है, कहीं कहीं 3 ही घंटे में कॉपी को छीन लिया जाता है। इसलिए 3 ही घंटे मान के जाइएगा। जिनका भी सेंटर दूसरे जगह जाता है वह 3 घंटे मान करके चलेंगे कि 3 ही घंटे में एग्ज़ाम ख़त्म करना है। और दूसरा चीज़, अगर आप निबंध लास्ट में लिखते हैं तो आपका ये कोशिश रहे कि 2.5 घंटे आते आते आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। आधा घंटा स्पेशल छोड़िएगा निबंध के लिए, क्योंकि निबंध को याद करके नहीं जाता है, निबंध को लोग सोच सोच के लिखते हैं और जब सोचेंगे तो टाइम लगेगा तो उसके लिए टाइम जब छोड़े रहेंगे तब तो कर पाएंगे, नहीं छूट जाएगा 9 नंबर का क्वेश्चन। वही कह रहे हैं। और निबंध आपको 6 टॉपिक को अच्छे से अपनी क्वेश्चन बैंक से, अदर मटेरियल से देख लीजिएगा, आपको निबंध इनमें से 9 नंबर का देखने को मिल जाएगा। जैसे पहला निबंध क्या है, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, यानी पर्यावरण की क्या समस्याएं हैं, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या कारण हैं, कैसे इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं, तो पर्यावरण के बारे में आप लिखेंगे। और एक बात और समझिए, कभी भी किसी का निबंध लिखा जाता है तो हेडिंग के तहत, और सबसे पहला हेडिंग बनता है प्रस्तावना। जैसे आप हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहते हैं। जब इसका नीचे आएंगे तो इसका नीचे बनता है उपसंहार, जिसे लास्ट में आप उसमें कंक्लूजन कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं। उपसंहार न लिख करके निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर निष्कर्ष लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना होता है, लास्ट हेडिंग उपसंहार या निष्कर्ष होता है। बीच वाली हेडिंग आपके अनुरूप है, वो कैसे आप हेडिंग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए पर्यावरण पे लिख रहे हैं तो पर्यावरण के बारे में लिखिए, पर्यावरण की डिफिनीशन दीजिए, पर्यावरण शब्द का अंग्रेजी शब्द क्या है वो लिखिए, ये शब्द कहाँ से आया है, इकोलॉजी शब्द कहाँ से आया है, या इन्वायरमेंट शब्द कहाँ से आया है। परिधन आवरण होता है, चारों ओर से घिरा हुआ को हम कहते हैं पर्यावरण। अब पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं, तो पर्यावरण के कई सारे प्रकार होते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भाई पर्यावरण ये प्रदूषण है ना, तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसके बारे में आप लिखिए। फिर इसका निवारण कैसे आप कर सकते हैं, कैसे इस पर हम काबू कर सकते हैं, कैसे काबू पा सकते हैं, अपने सुझाव दीजिए कि कैसे काबू पा जाएंगे। और निष्कर्ष में क्या लिखा जाता है, एक बात समझिए, निष्कर्ष में आग्रह किया जाता है गवर्नमेंट से, सरकार से आग्रह किया जाता है उसको ठीक करने के लिए, और सरकार के साथ अपनी सहभागिता को भी जारी किया जाता है कि हम लोग भी अगर अपनी सहभागिता को इसमें देते हैं तो हमारा जो पर्यावरण है वो सही और संपन्न हो जाएगा। फिर आगे मान लीजिए आतंकवाद पे लिखना है, तो आतंकवाद के बारे में भी वही है कि आतंकवाद कैसे फैलता है, किन कारणों की वजह से लोगों में ईर्ष्या होती है, क्या क्या शिक्षा की वजह से भी आतंकवाद फैलता है। देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो नहीं पैसे की बदौलत नहीं जॉब पा पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, त्रस्त हो जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं, तो आकर के फाइनली वो बंदूक उठा लेते हैं, किसी को गोली मार देते हैं, शूट कर देते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाए तो भी लोग आतंकवादी बन जाते हैं। आजकल तो धर्म के नाम पर ही लोग आतंकवादी बन जाते हैं, ठीक है। इसका कैसे आप कारण निवारण कैसे आप कर सकते हैं, इसका कंक्लूजन कैसे हो सकता है। जनसंख्या, जनसंख्या से क्या नुकसान है, क्या क्या
चीज़ें हो रही हैं, आज आने वाले वर्तमान समय में जनसंख्या से और क्या नुकसान हो सकती हैं, भविष्य में आने वाले समय में जनसंख्या से क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं, जनसंख्या को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में। फिर दहेज प्रथा के बारे में लिखना है दोस्तों कि दहेज प्रथा क्या है और दहेज प्रथा मतलब इस यह समाज में बुराई है और लोग दहेज के नाम पर जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो सबसे ज़्यादा दहेज ले रहा है। ये भी आप देखेंगे जो थोड़े से अनपढ़ हैं वो अभी दहेज कम लेते हैं, लेकिन जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है वो दहेज की डिमांड ज़्यादा करता है। तो इसको आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, इसके बारे में। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये जो साइंस है ये हमारे लिए वरदान साबित हुआ है कि अभिशाप। तो विज्ञान बना है, कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी बनती है तो फ़ायदा तो होता है, जैसे मोबाइल ही बना, इससे फ़ायदा तो है लेकिन मोबाइल से नुकसान भी तो है। अब मान लीजिए दिन रात आप मोबाइल चलाते हैं तो आपकी आंखों को इफेक्ट करता है, पहला चीज़ हमारे आंखों को दिक्कत करता है। अगर हम मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो हमारे कान को इफेक्ट करता है, क्योंकि मोबाइल से एक रेडिएशन निकलती है जो कैंसर का कारण बनती है। तो बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कोई भी साइंटिफिक चीज़ बना है तो लाभ है, अगर उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो लाभ होगा, नहीं सही से इस्तेमाल करेंगे तो हानियाँ भी होंगी। अगला नई शिक्षा नीति, ये नई शिक्षा नीति आप शिक्षा के बारे में बताएंगे और आधुनिक समय में नई शिक्षा नीति के बारे में बताएंगे कि सब पढ़ें सब बढ़ें। ये कोटेशन है मोदी जी का, भाई आप देखेंगे किसी भी प्राथमिक विद्यालय पे लिखा रहता है, ठीक है। और उसके बाद नई शिक्षा नीति में मिड डे मील भोजन भी स्टार्ट किया गया है। बच्चों को आप देखेंगे प्राइमरी विद्यालयों में तो मिड डे मील दिया जाता है, दोपहर के टाइम में खाना खाने के बाद उन्हें मिड डे मील होता है। और आजकल तो कभी कभी यहाँ भी देखने को मिलता है उन्हें दूध भी मिलता है, केला भी मिलता है, फ्रूट्स भी मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह जैसे मान लीजिए जो राजकीय विद्यालय हैं, जो सरकारी वाले, उनमें ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ होती है। और नई शिक्षा नीति में और क्या क्या सुधार हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, तो नई शिक्षा नीति में एक और भी ऑप्शन आए हैं कि बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। बच्चे को किसी भी हालत में आप पनिशमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि उसे शारीरिक दंड देना ही नहीं है। ये नई शिक्षा नीति का नया नियम बना है, इसमें टीचर किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकता, कोई भी टीचर। हाँ ठीक है, तो ये आप इसको कैसे उपसंहार लिख सकते हैं, कैसे इस पे निष्कर्ष लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अब वीडियो समाप्त हुआ, मैंने आपको 100 नंबर का हिंदी का महामैराथन पढ़ा दिया, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। टिल देन टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।